ऑडिट इज अ स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड असाइनमेंट। बैंक में ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं, तो आपको कम दिन के अंदर ज्यादा ऑडिट करना होता है, और वही मैनेजर नहीं चाहता। वो मैनेजर चाहता टीम आए और मैं उसको पलकों पे बिठा के रखूं, और दामाद से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस वो आपको कराते हैं कि सर यहाँ घुमाओ। वो आपको ब्रांच के अलावा उस शहर की सारी जगह घुमा देगा, वो ब्रांच नहीं घूमने देगा। आप जीवन भर बैलेंस शीट में एफडीज और बैंक को एसेट साइड देखते हो, पर वो एफडी और बैंक का डिपॉजिट बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। तो जो पहली बार बैंक ऑडिट पे जाता है वो होता है यार ये बैलेंस शीट उल्टी क्यों बन रही है। किसी बैंक के अंदर आप ऑडिट कर रहे हो और वहां पर आपको कुछ झोलझाल दिखाई दे रहा है, तब क्या होता है? मान लीजिए आप बैंक मैनेजर है, आपको तो नहीं पता ये अंगूठी असली है कि नकली है, तो बैंकर क्या करता है, एक वैल्यू रख लेता है। कायदे से बैंक को कम से कम 3 वैल्यू रखनी चाहिए। ऐसे में कस्टमर कल्यूड कर ले वैल्यूअर के साथ, वो नकली ज्वेलरी लाए और वो असली वाले ही चेक करा ज्वेलर से, नकली वाले उसको साइड करा, नहीं दिखाया। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में एक फर्क होता है। अगर मैं किसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तब हम उसको बिल्कुल डीप डाउन जाके नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे, बट एक ऑडिट में आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना होता है, मोर और लेस वो मटेरियलिटी लेवल कि हाँ ये ठीक ठाक है। कहीं फ्रॉड का अंदेशा है तो उसका तो अलग से फोरेंसिक ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट होना ही चाहिए। जितने भी अभी फ्रॉड्स आपने जो 2-3 नाम लिए, उन सब में कहीं ना कहीं इंटरनल बैंक एम्प्लॉयज की कल्यूजन थी। बिना कल्यूजन के बैंक में फ्रॉड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। Ladies and gentlemen, welcome to the Show Business Podcast. हाय एवरीवन, वेलकम टू दी शो बिजनेस। माय नेम इज सौरभ खासपुरी। सो आज हमारे साथ हैं सीए नितिन शर्मा अगेन, जिनको एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अलोंग विद दैट नाउ ही हैज बिकम अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर एज वेल, जिनके यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप जाके देखेगा तो फॉलोअर्स इतने जल्दी ग्रो हो रहे हैं कि आई हैव नॉट इवन एक्सपेक्टेड दैट, बट येस ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ कंटेंट इन्होंने क्रिएट करा है दैट इज very amazing and I would suggest you to go ahead and check about today about this video। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about बैंक ऑडिट। why? because ये जो टाइम होता है इस टाइम पे बैंक ऑडिट्स अलॉट होते हैं और इस टाइम पर इस महीने के अंदर बैंक ऑडिट्स को कंप्लीट भी करना होता है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर बैंक ऑडिट का बहुत ज्यादा बज रहता है। या अगर किसी भी हम सीए स्टूडेंट के पास जाएं या किसी कोई बंदा जो आर्टिकलशिप कर रहा है उसके पास जाएं तो उनको हमेशा बैंक ऑडिट पे जाना होता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि बैंक ऑडिट्स होते क्या हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इनके, क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या रिस्क होता है इसके अंदर, एंड along with that क्या क्या कंप्लाइंस है जो कि फॉलो करने होते हैं। सो लेट्स रिप्रेजेंट मिस्टर नितिन शर्मा। हाय नितिन, हाउ आर यू? हेलो सौरभ जी, क्या हाल है आपके? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड दिस शो। फाइनली यस अगेन, बैक अगेन। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द बैंक ऑडिट। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बैंक ऑडिट होते क्या हैं एंड इन बैंक ऑडिट का क्या प्रोसेस होता है एंड क्यों इतना बज रहता है इस ड्यूरेशन के अंदर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की जैसे कोई और कंपनी के ऑडिट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, जो भी ब्रांचेस में जिसमें आप डे टू डे ऑपरेशंस में डील करते हैं, जहाँ पे आप विजिट करते हैं, चेक देते हैं, आरटीजीएस देते हैं, जहाँ अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, प्राइवेट बैंक्स को नहीं, सब गवर्नमेंट बैंक्स को उन ब्रांचेस का ऑडिट कराना होता है ताकि उनकी बुक्स भी क्लोज हो सके। तो उस ब्रांच का जो हम ऑडिट करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रांच ऑडिट। और ऐसे ही एक और ऑडिटर होता है जो इन सब ब्रांचेस को कंपाइल करके एक बैंक की बैलेंस शीट फाइनल करता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल ऑडिटर्स। तो इस टाइम पर सब ब्रांच ऑडिटर्स को जाके अपनी अपनी ब्रांच में जाके वो ब्रांचेस क्लोज करनी होती है कि हाँ इस ब्रांच की ये बैलेंस शीट फाइनल है। बैंक ऑडिट में सी बहुत सारे जितने भी कहते हैं सीए इंटर्नशिप पर होते हैं या आर्टिकलशिप पर होते हैं, जितने भी लोग वो बैंक ऑडिट्स में जाना चाहते हैं। क्यों ऐसा, क्या ऐसा ऐसी क्या नॉलेज मिलती है उनको, या ऐसा क्या पता लग जाता है कि भाई इतना क्रेज होता है बैंक ऑडिट में जाने का? सच बताओ, कोई क्रेज नहीं होता। एक्चुअली इट्स अ प्रिविलेज। ओके, and people like to misuse their privilege. Okay. I should not say this, but होता क्या है, बैंक ऑडिट इज अ स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड असाइनमेंट। आपको बहुत कम दिन मिलते हैं, बैंक में ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं, तो आपको कम दिन के अंदर ज्यादा ऑडिट करना होता है, और वही मैनेजर नहीं चाहता। वो मैनेजर चाहता टीम आए और मैं उसको पलकों पे बिठा के रखूं, और दामाद से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस वो आपको कराते हैं कि सर यहाँ घुमाओ, यहाँ आपको ले चलता हूँ, आपको ये नई जगह दिखा देता हूँ। आप दिल्ली से हो, आपने तो अमृतसर देखा ही नहीं होगा, मान लो आपको अमृतसर की ब्रांच चाहिए तो वो आपको ब्रांच के अलावा उस शहर की सारी जगह घुमा देगा, वो ब्रांच नहीं घूमने देगा। अच्छा, वो चाहता है आप जल्दी से आओ, बैलेंस शीट साइन करो और मेरी ब्रांच कंपाइल हो जाए और मेरे से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो उसमें जो प्रिविलेज मिलता है, बहुत लोग लर्निंग से ज्यादा उस प्रिविलेज को एंजॉय करना चाहते हैं, which should not be the case obviously। तो इसलिए उसका बस ज्यादा होता है, स्पेशली सीए फर्म्स के एम्प्लॉइज और आर्टिकल्स में, कि वो प्रिविलेज एंजॉय करके आएंगे। और क्या होता है, एज अ ऑडिटर जब आप जाते हो तो आपको ऑडिटर साहब ये वो, मतलब जो उसके जो पर्क्स हैं वो एंजॉय आदमी करना चाहता है। लर्निंग तो ऑब्वियसली है ही,
अगर कोई सीखना चाहे तो ऑब्वियसली। ओके, एंड बैंक ऑडिट और कंपनी ऑडिट, इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? बिकॉज कंपनी ऑडिट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सीएज ही करते हैं ऑफ कोर्स, बैंक ऑडिट्स के अंदर भी ऑफ कोर्स सीएज करते हैं, तो व्हाट्स द मेन डिफरेंस एज पर यू? जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इज द प्रिविलेज। ओके, एक तो आपका प्रिविलेज बहुत है, प्लस एक सेंस ऑफ प्राइड है। जो भी आदमी जब मैं 2011-12 में सीए कर रहा था, तो मन में था यार बैंक की ऑडिट करके आएंगे। ओके, जब आपको लगता है कि यार एक बैंक की बैलेंस शीट आप फाइनल कर रहे हो कि हाँ यार दिस ब्रांच इज कंप्लाइड, ओके, दिस ब्रांच इज कंप्लाइंट विद द लॉज एंड रेगुलेशन, उसका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो एक अलग होता है। क्योंकि उसमें और फिर वॉल्यूमनेस, एक मतलब बहुत छोटी सी बात है, वो हर बार जो भी पहली बार बैंक ऑडिट पे जाता है, आप जीवन भर बैलेंस शीट में एफडीज और बैंक को एसेट साइड देखते हो, भाई आपके लिए तो एसेट है, पर वो एफडी और बैंक का डिपॉजिट बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। तो जो पहली बार बैंक ऑडिट पे जाता है वो तो यार ये बैलेंस शीट उल्टी क्यों बन रही है, तो उसके लिए ये एक बड़ा नया एक्सपीरियंस होता है। हर आदमी उस एक्सपीरियंस को एक बार लेना चाहता है। बैंक ऑडिट्स के अंदर अगर हम लोग उनकी बैलेंस शीट्स वगैरह की बात करें तो वहाँ तो मतलब करोड़ों के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो 250-300 करोड़ एक आम बात है, मतलब एक छोटी छोटी ब्रांच जो होती है अनुमान 250-300 करोड़ रुपए की होती है। ओके, एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की अगर बात करूं तो वो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता होगा ऑफ कोर्स, तो कितना टाइम मिलता है या फिर कितना टाइम लगता है एक्चुअल में उस पूरी की पूरी ऑडिट को कंप्लीट करने में? एज सच तो देयर इज नो टाइम लिमिट, आप चाहो तो 1 महीना भी लगा सकते हो, बट देयर हैज टू बी सम जस्टिफिकेशन कि आपको इतना टाइम लगा क्यों, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर सिस्टम बेस्ड, राइट, आप कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हर जगह हैं, तो आपको सिस्टम बेस्ड ऑडिटिंग करनी होती है बेसिकली। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप ब्रांच में आज पहुंचे और आपसे कहा गया ये पूरे साल की लो किताबें और लो भाई साहब सारी ऑडिट कर दो। उस ब्रांच की कॉन्करेंट ऑडिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं रूटीन ऑडिट। मतलब कोई ऑडिटर जाता है वहां, रोज विजिट करता है और बेसिक रूटीन चेकअप्स करता है कि भाई बैंक के इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से आर दे कंप्लायंट और नॉट। कुछ ब्रांचेस जो बड़ी ब्रांचेस होती हैं या किनमें कोई इशू होता है, उनमें आरबीआई भी अपना स्पेशल ऑडिट कराता है। वो सब होने के बाद आपसे कहा जाता है कि यार अब आप जाओ, अब आप इसको बैलेंस शीट फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई रेवेन्यू तो नहीं लीकेज हो गया या कोई अकाउंट एनपीए तो नहीं हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो नहीं हो गया, उस एंगल से चेक करो और हमें अपनी रिपोर्ट फाइनल करके दो। तो टाइम तो जनरली जो बैंक्स आपको देते हैं वो 10 से 12 दिन देते हैं। वो चाहते हैं आप उसमें अपना सारा रैप अप करें, क्योंकि जो आप रिपोर्ट देते हो उसके अंदर आप कुछ कमियां भी निकालते हो, फिर वो जाती है सेंट्रल ऑडिटर के पास, क्योंकि जो सेंट्रल ऑडिटर है उसके पास हजारों ब्रांचेस हैं कंपाइल करने के लिए। वो जब सारी ब्रांचेस क्लोज होंगी तब जाके मेन हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनेगी, तो वो कंपाइल करके फिर बैलेंस शीट बनती है। इसलिए वो चाहते हैं कि 10 से 15 दिन में आप जनरली उसको कंप्लीट करके वापस आ जाओ। एंड ऑनेस्टली बैंक ऑडिट करने में टाइम कितना लगता है एज अ ऑडिटर? डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच। मान लीजिए अगर मतलब आपको 5 से 10 दिन अनुमान एक ब्रांच को लगते हैं। जनरली एक सीए फर्म के पास 2 ब्रांचेस अलॉट होती हैं, तो अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग ब्रांचेस में जाके वो असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं अपनी अपनी टीम के साथ। क्या ऐसा होता है कि हर ब्रांच के लिए अलग फर्म होती है, अलग ऑडिटर्स होते हैं? जो ब्रांच लेवल के ऑडिटर्स हैं उनको 1 से 3 ब्रांचेस होती हैं, पर जनरली हर सीए फर्म ये चाहती है कि एक ब्रांच एक सीए हैंडल करे, दूसरी ब्रांच दूसरा सीए और तीसरी ब्रांच तीसरा सीए। मैं बात करूंगा बैंक ऑडिट्स के, तो ये कौन सी फर्म्स है जो एलिजिबल होती है और ये प्रोसेस मिलता कैसे? आई मीन ये जो प्रोसेस होता है या फिर सीए फर्म ऐसे सेलेक्ट कैसे होती हैं कि जिनको मिलेगा इनको नहीं मिलेगा? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दैट? इसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम है सौरभ, है क्या, सब सीए फर्म्स एक फॉर्म भरती हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में MEF, मल्टीपर्पस इम्पैनलमेंट फॉर्म, जो आरबीआई के अकॉर्डिंग हम भरते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि सीए फर्म कब से एग्जिस्टेंस में है, कितनी पुरानी है, इस सीए फर्म में पार्टनर्स कितने, नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे मिलती है। इस सीए फर्म में इतने वो पार्टनर्स कौन से हैं जो डीसा क्वालिफाइड है। डीसा एक कोर्स होता है जो आप अगर आप सीए बनने के बाद वो भी कर लेते हैं तो आप बैंक ऑडिट्स के लिए यू आर मोर सूटेबल, मोर एलिजिबल। आपके पास स्टाफ कितना है और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, वो सब बेसिस पे आपको स्कोर मिलता है। वो स्कोर होता है बेसिकली 1 2 3 4। तो ऑल द सीए फर्म्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, और उसके बेसिस पे आपको अलॉट होती है। सो आपने डीसा का कोर्स कंप्लीट करा हुआ है? हाँ, ऑब्वियसली बहुत साल हो गए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाई सीए कंपनीज गो अहेड एंड डू इट। आई मीन क्या इसमें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं? लाइक व्हाट इज द फीस वी गेट इन डूइंग अ बैंक ऑडिट? जैसे आपने पूछा कि मेन रीजन क्या है, एक रीजन ये भी है कि फॉर अ शॉर्ट टर्म असाइनमेंट आपको बहुत हैंडसम फीस मिलती है। ओके, फीस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, फीस उस रिस्क के लिए जब आप साइन करोगे कि हाँ ये कंप्लायंट है उसके लिए। इसकी फीस डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ एडवांसेस, नंबर ऑफ लोन्स उस ब्रांच में एज ऑन 31 मार्च कितना आउटस्टैंडिंग है। मान लीजिए किसी भी ब्रांच में एज ऑन 31 मार्च 2026 175 करोड़ से 300 करोड़ के बीच में कहीं भी एडवांसेस खड़े हैं,
इतने के लोन ब्रांच में बांट रखे हैं, तो उसमें लगभग हमें फीस आएगी 3,20,000 रुपए के आसपास पर ब्रांच। ओके मान लीजिए आपको 2 ब्रांच अलॉट हुए हैं तो 6,40,000, ओके प्लस जो आप ट्रैवल करते हैं, अकोमोडेशन होता है, वो आपको रिइंबर्समेंट अकॉर्डिंग टू बैंक पॉलिसी वो अलग से मिलते हैं। तो इट्स अ वेरी रेम्युनरेटिव असाइनमेंट। आपने बात करी कि क्या आते हैं जो मेन है दैट इज अबाउट दैट साइनिंग पार्ट, कि जो जितना रिस्क है पीछे, तो उसमें रिस्क क्या होता है? रिस्क बहुत है असल में। क्या है, सब लोग वो प्रिविलेज और वो फीस में ही क्या कहते हैं आदमी खो जाता है कि यार इतने पैसे इतने कम समय के। रिस्क बहुत है क्योंकि जो लोन दिया गया है आप वो सारे चेक नहीं कर सकते, आप सारी फाइलें चेक नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, टाइम आपको उतना मिलता नहीं है। तो अब आखिरी अब आपकी, इसीलिए वो बैंक ऑडिट आपके व्हाट यू कैन डू उसके बेसिस पे नहीं मिलती है जनरली। वो मिलती है कि आपका एक्सपीरियंस और आपकी जजमेंट कितनी, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट इतनी होनी चाहिए कि आप लिस्ट में से यार वो 4-5 लोग छांट लो कि यार ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को। या उसकी क्या होता है, हम बैंक स्टेटमेंट को ना, एक ऑडिटर जाके बैठ के एक सिर्फ पूरे दिन ये करता है, बैंक स्टेटमेंट्स देखता रहता है। उस बैंक स्टेटमेंट से वो आइडिया लगाता है क्या इसमें इनफ चर्निंग है, क्या ये अकाउंट जेन्युइन लग रहा है, लेजिटिमेट लग रहा है, और वो जजमेंट के पैसे हैं। और वो जजमेंट आने में लोगों को किसी को 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल लग जाते हैं। गॉट इट। सो लेट्स से किसी बैंक के अंदर आप ऑडिट कर रहे हो और वहां पर आपको कुछ झोलझाल दिखाई दे रहा है, तब क्या होता है? अब जैसे मान लो झोल में जैसे छोटे छोटे से अलग अलग कैटेगरी के झोल है। आप बहुत स्मार्ट है, बट जो स्कैमर्स है ना वो इस देश में जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है। आदमी को वैसे कुछ भी नहीं आता, बट स्कैम में उसका दिमाग ना पूरा चलता है। अब एक बैंक के जो गोल्ड लोन देता है उसका काम है यार गोल्ड लिया और उसके बदले में पैसा दे दिया। सिंपल प्रोसेस है। अब मान लीजिए आप बैंक मैनेजर है, आपको तो नहीं पता कि ये अंगूठी असली है कि नकली है, या ये ज्वेलरी असली है कि नकली है। तो बैंकर क्या करता है, एक वैल्यूअर रख लेता है। एक ज्वेलर को बुलाता है आस पड़ोस के कि भाई आप आओ और आप चेक करके बताना ये ज्वेलरी असली है कि नकली है। कायदे से बैंक को कम से कम 3 वैल्यूअर रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार मिस्टर राम आ रहे हैं वही चेक कर रहे हैं, उन्हें तो पता है। अब अगर मान लो ऐसे में कस्टमर कल्यूड कर ले वैल्यूअर के साथ, वो नकली ज्वेलरी लाए, कुछ मतलब 5 सेट लाए ज्वेलरी, जिसमें 3 असली और 2 नकली हर बार, और वो असली वाले ही चेक कराए ज्वेलर से, थोड़े से चेक कराए, जो नकली वाले हैं उसको साइड करा, नहीं दिखाया, और उससे रिपोर्ट लेता रहे। आप बैंक क्या करेगा, नकली ज्वेलरी के बेसिस पे लोन डिसबर्स होता रहेगा। और ये मैं कोई हमेशा की तरह मनोहर कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ऐसा हो चुका है। अब ऑब्वियसली बैंक का नाम नहीं ले सकते, तो इस तरीके का प्रोसेस जो रोकना होता है। इसीलिए हमें एज एन ऑडिटर हमें जाके देखना है क्या नंबर ऑफ वैल्यूअर्स अलग अलग है। ऐसा तो नहीं कि एक ही वैल्यूअर है वही आके ऑडिट कर रहा है। ऑडिटर के पास ये पावर भी है कि जो वो गोल्ड लोन्स के पैकेट रखे गए हैं उसको जाके फिजिकली इंस्पेक्ट भी कर सकता है। अच्छा, कोई बैंक का एम्प्लॉय वहां प्रेजेंस में होना चाहिए, प्रेफरेबली मैनेजर। वो उसका वेट भी चेक करा सकता है। ओल्ड स्कूल में तो क्या है, आपने ज्वेलरी दी, उन्होंने पोटली में बांधी और रख दी। अब ऐसा नहीं है। अब सिस्टम जो है थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो गया। आप जो भी अपना गोल्ड रखवाते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट पैकेट में रखा जाता है। उसमें वो सारी डिटेल्स मेंशन करी जाती हैं कि ये कितना वेट है, किस वैल्यूअर ने चेक करा है, इसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। प्राइवेट बैंक्स में तो उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तक होती है कि ये किसने चेक किया, कितना वेट आया, ग्रॉस वेट कितना है, नेट वेट कितना है, मतलब जो पैकेट में रखा गया तब वेट कितना है, पैकेट से निकाला गया तब वेट कितना है। और वो एक बार अगर वो टेम्पर हो जाए फिर वो दोबारा सील नहीं हो सकता। वो इस तरीके के पैकेट्स में होता है। ऑडिटर के पास ये पावर भी होती है, अगर उसको डाइसी लगता है तो वो पैकेट्स खुलवा के भी चेक कर सकता है। वो वैल्यूअर भी बुलाएगा और बैंक मैनेजर भी बुलाएगा। जो साउथ की अगर ब्रांच है, अगर आप साउथ इंडिया में अगर आप जाते हैं, जैसे हमने काफी ब्रांचेस करी है साउथ इंडिया की, वहाँ गोल्ड लोन एक प्रोमिनेंट गोल्ड लोन है। वहाँ मेजोरिटी गोल्ड लोन ही होता है, मतलब बहुत है वहाँ पर, गोल्ड भी बहुत है तो वहाँ गोल्ड लोन भी बहुत होते हैं। आप जब स्टैट्यूटरी ऑडिट पे जाते हैं ना, आप हाई रिस्क एरिया पकड़ते हैं। इंटरेस्ट आपने कम ज्यादा, बस वहाँ एक्चुअल गोल्ड होना चाहिए। या फिर जैसे मान लीजिए अभी गोल्ड के प्राइसेस बहुत बड़े हैं, तो बैंक को ये रिस्क तो है नहीं कि मैंने लोन दिया 1 लाख का, तो गोल्ड रखा था वो तो ऑटोमेटिकली 1.5 लाख या 2 लाख का हो चुका है। मान लीजिए रिसेशन आ जाए, से जो गोल्ड के प्राइसेस हैं जो उन्होंने स्काई रॉकेट करे वो उल्टे हो जाए, तब एक ऑडिटर के लिए रिस्क बन जाता है। तब उसको ये चीज ध्यान देनी है कि यार हमने जिस गोल्ड के अगेंस्ट लोन किया था तब वो 1.5 लाख रुपए तोला था। आज गोल्ड मान लो कल को वॉर ये कंटिन्यू रह जाए और ये जो गोल्ड लोन है, ये गोल्ड का प्राइस है, ये 1.5 लाख से 1.25 लाख आ जाए, 1 लाख भी ज्यादा है, तो पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। इस तरीके के एक्सटर्नल फैक्टर से भी ऑडिटर को अवेयर रहना पड़ता है। तो ये तो हो गया गोल्ड लोन की बात, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत तरीके के लोन्स चल रहे हैं। ओडी चल रहा होता है, मशीनरी लोन है, पर्सनल लोन है, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ लोन्स। तो उसको कैसे आप चेक करते हो कि हाँ ये फिजिबल है या नहीं है? अब किसी ने मशीनरी लोन ले रखा है लेट्स से, तो आप मशीन तो जाके चेक नहीं करोगे, तो हाउ यू गोना डिस्टिंग्विश कि हाँ नहीं ये सही है या नहीं है? जैसे मान लीजिए गोल्ड लोन खत्म हो गया, उसके बाद सबसे सिंपल होता है होम लोन।
आपने घर के बदले दिया है, घर की वैल्यू कितनी है, वैल्यूएशन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए उसके बाद आप चेक करते हो होम लोन, होम लोन भी रिलेटिवली लो रिस्क लोन्स होते हैं। उसके अंदर आपने जिस एसेट पे लोन दिया है उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री होनी चाहिए, लीगल ओपिनियन होनी चाहिए, फाइल के अंदर लगी होनी चाहिए वो लीगल ओपिनियन है, उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो गया कहते वो सेम प्रॉपर्टी 2 बैंकों ने लोन कर रखी है। ये बेसिक 2-3 चीजें हम चेक करते हैं। उसके अलावा आपके पास उसका वो होना चाहिए, टाइटल मतलब उसकी पोजीशन होनी चाहिए, आपकी रजिस्ट्री भी है, लीगल ओपिनियन भी है, पर पता लगा किसी ने उसका एक्चुअल कब्जा है नहीं, तो ब्रांच मैनेजर की हर 6 महीने में कोई ना कोई ब्रांच से विजिट कर लेता है कि हाँ भाई उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन जो है, डिफेक्टिव पोजीशन जो है वो चेक करता। तो होम लोन भी इजीली हो जाता है, मतलब उसमें भी इतना इशू नहीं आता। कौन से ऐसी सेगमेंट है इसमें सबसे ज्यादा इशू आता है? 2 चीजें, एक जब से वो नीरव मोदी स्कैम हुआ है, उसके बाद कॉर्पोरेट गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं, बैंक गारंटीज, दैट इज वेरी रिस्की, वो हमें ध्यान से चेक करनी होती है। और दूसरा जो सीसी और ओडी लिमिट्स लेते हैं लोग ड्राइंग पावर के बेसिस पे, वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बैंक कई बार, क्योंकि आजकल अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है CET-MSE स्कीम, जिसमें बैंक्स 5 करोड़ रुपए तक लोन दे सकते हैं विदाउट एनी कोलेटरल। एग्जैक्टली, उसमें कोई लोन होता नहीं है, मतलब उसमें कोई कोलेटरल होता नहीं है, उसमें एक ही कोलेटरल होता है, वो है आपके स्टॉक, भाई जो भी जिसको आपने लोन दिया है उसका माल, उसकी लेनदारी, माइनस उसके क्रेडिटर्स, उसके वही कि अगर मान लो कल को उस आदमी ने पैसा नहीं चुकाया तो आप उसका माल जब्त कर सकता है बैंक, उसकी लेनदारी जब्त कर सकता है। और उन बुक्स को बहुत सारे लोग फर्ज कर देते हैं, विंडो ड्रेस कर देते हैं, ताकि वो लोन लिया जा सके, या फिर ले लिया तो अब उसको सस्टेन करना है तो उसको सस्टेन करा जा सके, मतलब वो सबसे रिस्की प्रोडक्ट होता है। तो जैसे आपने बहुत सारे ऑलरेडी ऑडिट्स करे हैं, ठीक है, तो आपने बहुत सारे सिनेरियोज भी देखे होंगे, तो लेट्स से लेकिन जैसे सीसी है, सीसी के अंदर लेकिन डीपी तो मेरे को भी पता है। अब क्या आपको ऐसे कुछ ऑडिट्स के अंदर कुछ ऐसे सिनेरियोज मिले हैं जहाँ पर एक्चुअल में कुछ फ्रॉड्स हुए हो, यहाँ पे कुछ स्कैम्स हुए हो, जो आपने लेकिन बताया हो आगे बैंक को, या फिर कुछ, या फिर क्या हो सकते हैं ऐसे? बहुत सारे। अच्छा, मतलब ये इतना रिस्की एरिया है, और बैंक मैनेजर्स मेरे मतलब 2 एक्सचेंज स्पेशली जिन्होंने बैंक, जो अभी नए मैनेजर बने, वो उतने ट्रेंड ही नहीं होते कि वो बुक्स को पहली बार में पकड़ के गाइड कर देख पाए कि हाँ यार इस तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ लोन्स हमने ऐसे देखे कि उसने सीसी लिमिट ली, हाथ के तो सारे पैसे विड्रॉ कर लिए, कहीं रूट कर लिए, और उसके बाद उस अकाउंट में कभी ट्रांजेक्शन नहीं हुई। उनको हमारे मतलब उस ऑडिट रिपोर्ट में हमें क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स बोलते हैं, जो किसी ने फ्रॉड करने के लिए लिए थे। होता क्या है बेसिकली कि एक ड्राइंग पावर का कॉन्सेप्ट है बैंक, भाई ड्राइंग पावर होनी चाहिए। अब वो ड्राइंग पावर कैसे निकाली जाती है? ड्राइंग पावर निकाली जाती है स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। अब स्टॉक में कौन सा स्टॉक आएगा? बैंक कहता है सिर्फ वो स्टॉक जो फास्ट मूविंग स्टॉक है, जो बिकता है। भाई बेकार कूड़ा माल है उस पे तो मैं आपको पैसे दूंगा नहीं। डेटर्स भी सिर्फ वो डेटर लूंगा जिसको आपने अभी माल बेचा है, वो नहीं जो कह रहे हैं भाई मैं तो पैसे दूंगा नहीं, साल भर हो गए पैसे दिए हुए। अब इसमें देखो छोटी सी टेक्निक है, एक एब्सोल्यूट एक ऑब्सोलीट आइटम है। मान लो मैं आपके सीडी रखी, उस पे आपको लोन मिलेगा नहीं, तो आदमी कहता है कोई बात नहीं, अपनी सिस्टर कंसर्न में जाता है और वो सीडी उसको 10 लाख की बेच देता है। ऑब्सोलीट स्टॉक तो खत्म हो गया, और डेटर नया खड़ा हो गया। अब जो ऑडिटर है उसको तो पता नहीं है वो सेल किस चीज की हुई है, उसको तो लग रहा है डेटर आ रहा है बुक्स में कि जी श्याम इंटरनेशनल से 10 लाख रुपए लेने, तो उस 10 लाख रुपए पे वो फंडिंग करा लेगा। और ये सिर्फ एग्जांपल 10 लाख का, ये 1 करोड़ 10 करोड़ कितनी भी हो सकती है। तो लोग रिलेटेड पार्टीज को यूज करके अपनी सेल इन्फ्लेट कर लेते हैं, डेटा इन्फ्लेट कर लेते हैं, स्टॉक इन्फ्लेट कर लेते हैं, क्योंकि जो स्टॉक की फिगर वो देते हैं वो हम एज अ बैंक ऑडिटर हम फिजिकली जाके चेक कर सकते हैं अगर मुझे डाउट लगे तो। बट मैं कितने चेक करूंगा? भाई लिमिट तो वहाँ 100 अकाउंट चल रहे हैं, जो मुझे डाइसी लगे उसी में जाके चेक करूँ। मैं चेक करूंगा भी तो मुझे पूरा वेयर हाउस दिख गया, अब उसकी एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं है वो कई बार गेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्लाइंट सोचता है मेरी ड्राइंग पावर तो बन नहीं रही, ये क्रेडिटर मेरे थोड़े से बढ़े हुए हैं, तो मैं क्रेडिटर की फिगर ना कम कर देता हूँ और उसको उठा के एडवांसेस में दिखा देता हूँ, तो उसकी ड्राइंग पावर बन जाती है। अब सीए की मजबूरी ये है, जो बैंक ब्रांच का ऑडिटर है उसको तो वही डेटा मानना है जो क्लाइंट ने दिया है। अब इसके अंदर, इसीलिए मैंने कहा इसके अंदर जजमेंट चाहिए होती है। तो जो स्मार्ट ऑडिटर होते हैं वो क्या करते हैं, यार कोई बात नहीं, क्या सारी लिस्ट निकाले डेटर क्रेडिटर की, पिछले 2 महीने 3 महीने 6 महीने की चेक करते हैं। वो देखते हैं यार एक ही राम इंटरनेशनल है, इससे 6 महीने से वही 8,80,000 रुपए लेने, कैसे हो सकता है? तो ये इसने डेटर के अंदर इंक्लूड कैसे करा? इस तरीके की थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए होती है ड्राइंग पावर पकड़ने के लिए। और वो जो सैंक्शन लेटर होता है ना, वो आपका जिसे बोलते हैं वो बैंक ऑडिटर्स का बाइबल है। उसको सबसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मैं तो 100 पढ़ चुका हूँ,
सब सैंक्शन लेटर्स में लिखा होता है कि आपको ड्राइंग पावर निकालने के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड करनी है। और रिलेटेड पार्टी है कौन, ये तो किसी को पता नहीं कि उस क्लाइंट का चाचा मामा ताऊ कौन है, वो डिक्लेरेशन लेते ही नहीं है ब्रांच मैनेजर। अच्छा, अपनी फर्म्स में ही लोग ट्रांजैक्शन करके ड्राइंग पावर को इन्फ्लेट करते रहते हैं, उस बात को खास ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये सीए वर्सेस सीए नहीं है? टू एक्सटेंट है, टू एक्सटेंट है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या बात कहना चाह रहे हैं। ऑल अबाउट कि लाइक यू नो कौन कितना अच्छा बड़ा सीए है। तो मेरे को तो ये वो वाली फाइट दिखाई दे रही है यहाँ पे, बिकॉज ना तो बैंक कुछ कर सकता, बैंक के पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट को भी सब कुछ सीए बता रहा होता है। बैंक को लोन देना है, बैंक के अपने टारगेट थे। एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट ड्रिवन इन्वेस्टर ड्रिवन है, बैंक भी इन्वेस्टर, सब बैंक लिस्टेड है, वो भी चाहते हैं हमारी लोन बुक बढ़े भाई। लोन इज दी ओनली सोर्स जिससे इनकम आएगी। एग्जैक्टली। और जो लोन लेने के लिए जो बुक्स बनानी है वो भी एक सीए साहब बना रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो ऑडिट कर रहे हैं वो भी एक सीए साहब जा रहे हैं कर रहे हैं। तो सीए वर्सेस सीए है, शैडो बॉक्सिंग है। हाँ, एग्जैक्टली। सो अच्छा, ये प्राइवेट बैंकों में क्या होता है? लाइक ये तो हमने अभी डिस्कशन करा कि अबाउट द गवर्नमेंट बैंक्स की। प्राइवेट बैंकिंग में क्या आते हैं, लेट्स से ऑडिटिंग की अगर बात करूं तो एक्सटर्नल ऑडिटिंग, या फिर क्या आते हैं जैसे गवर्नमेंट बैंक्स में होती है ऐसी नहीं होती प्राइवेट बैंक में? प्राइवेट बैंक्स में इस तरीके से नहीं होती। जैसे अभी ब्रांच में क्या हो रहा है, आरबीआई इज अपॉइंटिंग अस एज एन ऑडिटर, हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं। तो ऐसे ही जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो उनका एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन हाउस होता है। तो सबसे पहले वो इंटरनल ऑडिट कराते हैं। और ऐसे ही जैसे हमारी जैसे 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 सब सीए जाते हैं, ऐसे उनका भी एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। वो भी ब्रांच की ऑडिट, मतलब सब प्राइवेट बैंक्स की ऑडिट 365 दिन करते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का वॉल्यूम तो जनरली आजकल से और ज्यादा होता है। तो आपको लगता है कि आरबीआई को कोई एक बॉडी बनानी चाहिए, या फिर आरबीआई को ये अथॉरिटी लेनी चाहिए कि भाई जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनका भी एक एक्सटर्नल ऑडिट वो खुद अपने थ्रू करवाएं? बिकॉज लाइक यू नो एज यू कैन सी, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, और पैसा किसका जा रहा है? आम जनता है, द मैंगो पीपल। ठीक है, मैं रिसेंटली बात करूं तो अगर आईडीएफसी के अंदर हो चुका है, आईसीआईसीआई के अंदर हो चुका है, कोटक के अंदर हो चुका है, तो ये स्कैम शायद बच सकते हैं, और जो नॉर्मल लोगों का पैसा है वो भी बच सकता है। तो व्हाट्स योर कॉल ऑन टू दैट? चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ प्रोफेशनल तो हम चाहेंगे यार हमें बहुत काम मिलेगा, बट बैंक्स को लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आके वो ऑडिट वाला पीरियड जो होता है वो दे ट्रीटेड एज एन इंटरफेरेंस, which is obviously not right। अभी तो आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं, जो बैंक्स जो सरकारी बैंक के ऑडिट कर रहे हैं वो भी दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। पहले देयर वाज मैंडेटरी 100% सब ब्रांचेस का ऑडिट होता था। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वैसे। हाँ, प्लीज। पहले सब ब्रांचेस का ऑडिट होता था, अब वो ब्रांचेस भी कम होके 100% से 75 to 80% हो गई हैं। और इन नियर फ्यूचर आप देखेंगे ज्यादातर ब्रांचेस कम होती जाएंगी, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि दे शुड ब्रिंग मोर टेक्नोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ बड़ी फर्म्स ऑडिट करें जिनका वो एक्सपीरियंस हो, जिनके पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हो, वो एक्सपर्टीज हो कि वो जाके उस चीज को पकड़ सकें। वो जो आपने फ्रॉड्स बताए शायद वो रुक सकते थे अगर वहाँ कोई ऑडिटर होता, शायद नहीं भी रुकते। बट हाँ, मतलब अगर आरबीआई ऐसा करे सब ब्रांचेस का ऑडिट हो तो वी वेलकम दैट। अभी ऐसा लगता नहीं है, और जो हम ऑलरेडी जो ब्रांचेस हम कर रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में वो कम होती चली जाएंगी। सी जनरली अगर मैं बड़े लेवल के फ्रॉड्स की बात करूं तो उसमें कोई ना कोई बड़ा बंदा बैंक का वो इन्वॉल्व होता है, दैट इज फॉर श्योर। इतना तो समझ में आ गया कि बैंक एक इतना बड़ा झोल जाल ऐसे ही नहीं पागल बनाया जा सकता बैंक को, बिकॉज बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत टाइम भी लगता है, सब कुछ होता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है जो इसीलिए सौरभ जी क्या है यही, मतलब थोड़ा सा ना बस ये बात आपको मतलब ऑडियंस को मतलब थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो ऑडिटर है ना, मतलब हमारे ऑडिटर एक ऑडिट में एक फेमस सिंह है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। आप अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो आपको वो फ्रॉड करने के लिए आपने पूरी प्लानिंग रिसोर्सेज लगाए गए हैं। मैं बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में उस फ्रॉड को शायद अनकवर ना कर पाऊं। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में एक फर्क होता है। अगर मैं किसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं तब हम उसको बिल्कुल डीप डाउन जाके ड्रिल डाउन करके नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल टू द लास्ट डेटा। बट एक ऑडिट में आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस लेना होता है, रीजनेबल अश्योरेंस कि हाँ बुक्स मोर और लेस टू मटेरियलिटी लेवल कि हाँ ये ठीक ठाक है। इसीलिए ऑडिट में आप फ्रॉड, अगर कहीं फ्रॉड का अंदेशा है तो उसका तो अलग से फॉरेंसिक ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट होना ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आज जितने भी अभी फ्रॉड्स आपने जो 2-3 नाम लिए उन सब में कहीं ना कहीं इंटरनल बैंक एम्प्लॉयज की कल्यूजन थी। तो ये इसके बिना कल्यूजन के बैंक में फ्रॉड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्योंकि ये बात तो देखिए, हमने मूवी भी आ गई द हर्षद मेहता, ठीक है, तो उसमें तो बिल्कुल क्लियरली दिखाया कि कैसे बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे सारी चीज़ें होती हैं। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर टेक्नोलॉजी भी आती है तो भी क्योंकि इन्वॉल्वमेंट खुद अपने ही बंदों की होती है और वो भी हाईएस्ट पोजीशन पे जो बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी भी क्या कर लेगी? नहीं कर सकती। अभी हमने एक
प्रोमिनेंट बैंक, यस बैंक जैसा, यस बैंक फेल होते हुए देखा, ये और सिर्फ इंडिया में नहीं, क्या कहते हैं, हमने बहुत प्रोमिनेंट बैंक लेमन ब्रदर्स फेल होते हुए देखा, और अभी हमने बहुत रिसेंटली हमारे इंडिया का जैसे कहता है शाइनिंग स्टार एंड नाइटिंगेल ऑफ आवर बैंकिंग सिस्टम एचडीएफसी बैंक के ऊपर कुछ एक्विजिशन लगे कि उसने क्रेडिट स्विस बैंक को कुछ 81 बॉन्ड्स होते हैं विच आर रिस्की बॉन्ड्स, वो बेचे गए, उसकी वजह से वहां बहुत लोगों का नुकसान हुआ। तो बहुत सारे बैंक फेल होते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट का एक आउटलुक है कि भाई किसी भी बैंक को फेल ना होने दी। यस बैंक इतना पूरा कोलैप्स कर गया, बट तो भी इंडियन गवर्नमेंट ने आके उसको सेव करा, क्योंकि एक बार कोई बैंक फेल हो जाता है तो होल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्सेस। तो इसीलिए बैंक के अंदर भाई टू बी ऑन अ सेफर साइड ज्यादा एश्योरेंस लेना, ज्यादा ऑडिट कराने में कोई हर्ज नहीं है। अचंभित बात है भाई, वैसे अगर अडानी अंबानी अप्लाई कर रहे हैं उनको बैंक नहीं दे जाता, और भी सोचते नहीं यार ये ना पूरा ना मैनिपुलेट कर देंगे, इनकी खुद की ग्रुप कंपनी जितनी है सारा पैसा पब्लिक से उठा के उन कंपनियों में डाइवर्ट कर देंगे। एक और बैंक अगर आपने सुना, फिनो पेमेंट बैंक, उसके एमडी थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ही गॉट अरेस्टेड इन सम ऑफेंस, एलिज था, ही वाज ओनली एन अक्यूज्ड, बट आपने एक बैंक के एमडी को अरेस्ट कर लिया, तो भाई बहुत छोटे से एलिगेशन पे, और आरबीआई वहां बैठे देखती रही, हुआ कुछ नहीं, उनको बेल हो गई। उस बैंक का शेयर प्राइस और 262 रुपीज, वो रह गया 112 रुपए, वो 200-250 रुपए के आसपास था, वो आधा रह गया, 112 रुपए रह गया। जो आपने एलिगेशन लगाया था किसी और, उसने वो साबित भी नहीं हुआ, और जनता का पैसा आधा हो गया। राइट। तो कम से कम जो बैंक्स हैं, बैंक्स को ये इम्यूनिटी ये होना चाहिए, और बैंक्स का तो मतलब जो ड्यू डिलिजेंस है, बैंक्स का ऑडिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि क्योंकि उसके अंदर जो नुकसान होगा वो सिर्फ आम जनता को होगा और किसी का नहीं होगा। बस थोड़ी सी और बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि लेट्स से एआई आ रहा है आज की डेट में, काफ़ी सारी गवर्नमेंट बॉडीज एआई को अडॉप्ट कर रही हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट पार्ट। व्हाट अबाउट द बैंकिंग सेक्टर कि एआई, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो ऑडिटिंग और ये सारी चीज़ें, क्या ये एआई के थ्रू या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेशन पे हो पाएंगी? शायद 5 years डाउन द लाइन, अगर 5 साल बाद में आपने मुझे दोबारा बुलाया शो पर, तो शायद मैं आपको ये बोलूँगा कि यार बैंक ऑडिट जैसा सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ कंप्यूटराइज सिस्टम है, और ऐसा ही होगा। प्राइवेट बैंक्स में ऑब्वियसली ये जल्दी होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी गवर्नमेंट बैंक्स यूज करते हैं, फिनिकल, ओरेकल, वो सब थोड़े से उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत पुरानी है, बट ऐसा जरूर होगा कि ये ऑल ऑफ दिस बैंकिंग सिस्टम जो हम देखते हैं वो किसी ना किसी दिन शिफ्ट हो जाएगा ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन में A1 सा डेटा एंटर्स, इट रिमेन्स देयर फॉरएवर। एक एक चीज आपको पता लगेगी। ये जो हम कूड़ा करकट और जो हमने ये जो फाइलों का जो ढेर है, ये आपको बहुत जल्दी ऐसा मिलेगा, सब खत्म। टेक्नोलॉजी उसको अडेप्ट करना, हम कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं, कितने अच्छी से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, या उससे और कोई बेटर टेक्नोलॉजी आती है, वो तो देखने वाली चीज है। बट ये मतलब इट इज देयर टू बी डन, मतलब टाइम हैज ऑलरेडी कम। वो आज हो, 3 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, ये सब जो हम मैनुअल ऑडिट्स करते हैं कम होंगे, हम सिर्फ डेटा एनालिस्ट रह जाएंगे, हमें सिर्फ डेटा पकड़ के ढूंढना होगा यार यहाँ चोरी हुई है या नहीं। एंड मेरे को लगता है कि एआई के आने के बाद तो वो भी अगर आप प्रॉपर एल्गो बना दो तो वो खुद ही बता देगा कि भाई वो पैटर्न पकड़ ले। अभी भी जैसे अगर आप प्राइवेट बैंक हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, इस 1 अप्रैल से क्या हुआ है, 2-way ऑथेंटिकेशन हुई है किसी भी ट्रांजैक्शन की, ये मैंडेटरी हुआ है। अब अगर उसको लगता है कि कोई भी नया डिवाइस ऐड हुआ है, या कोई भी नए डिवाइस से उसके यूजुअल ट्रांजैक्शन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो एक ऑटोमेटेड कॉल अरेंज कर देता है ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, प्रेस 1 अफर्मेटिव कि हाँ जी मैंने पेमेंट करी, तब जाके वो प्रोसेस होने लगता है। तो ऑलरेडी लोगों ने एआई उसमें इंप्लीमेंट हो गया, और ये जल्दी हमें हमारे सरकारी बैंक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड्स भी सरकारी बैंक्स में होते हैं, क्योंकि एक्चुअल ओनर कोई है ही नहीं, और सबसे ज्यादा बैंक्स, मतलब सबसे ज्यादा फ्रॉड सरकारी और कोऑपरेटिव बैंक्स, सबसे ज्यादा इन्हीं की जरूरत है, या तो ये बंद हो जाएंगे और दे विल अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, देयर इज नो अदर वे। तो चलिए ठीक है, बहुत मजा आया इस बात करके। लास्ट में जाते हुए एक चीज, जितने भी सीए एस्पिरेंट्स हैं और जो आर्टिकलशिप पर हैं, उनको अगर आप कुछ एक एडवाइस देना चाहो कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना है अगर उनको मौका मिला है जाने का बैंक ऑडिट के ऊपर, या कौन से ऐसे मजे हैं जो उनको करने चाहिए, whatever it is, what do you say on that? दोनों तरीके से देखना, जब तक आप आर्टिकल हैं, तो मैं आर्टिकल समझ, तो बस किसी तरह करके बैंक ऑडिट में पहुंच जाए, बस किसी तरह करके उस टीम में नाम आ जाए कि हाँ यार ये लोग जा रहे हैं ऑडिट करने। आप जाओगे, आपके आगे जाते ही आपको काजू बादाम सब रख देंगे, पर क्या है, वो जिस दिन मेरे साथ पहली बार होता, तो मेरे फादर साहब ने शुरू से एक बात सिखा रखी है कि भाई काजू उसके आगे रखे जाते हैं जो खाता नहीं है, वो प्रिविलेज एंजॉय करना है,
वो जो आपको टेंशन मिल रही है उसको एंजॉय करना है, बट वो जो आपको चीजें मिल रही है उसमें बहना नहीं है। आपका काम है बस जाना है, सीख के आना है, जाना है, सीख के आना है बस। वो आपको जो मर्जी सर्विस ये कि यहाँ वो सब में आपको नहीं पढ़ना है, आपने जाना है सिर्फ सीख के आना। सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि भाई आखिरी में बैंक इज दी पेन अल्टीमेट मतलब कि फाइनेंशियल हायरार्की में बैंक सबसे ऊपर आता है। अगर आप किसी बैंक की वर्किंग सीखते हैं, बैंक किस तरीके की ड्यू डिलिजेंस करता है, किस तरीके से बैलेंस शीट को रीड करता है, किस तरीके से करंट रेशो, क्विक रेशो देखता है, उसमें सीखने को बहुत कुछ है। उस माइंडसेट से जाना है। और जो सीए करने जा रहे हैं उसको ये सोच के जाना है कि यार कम से कम मैं इतनी डॉक्यूमेंटेशन अटेन कर लूं, इतने पेपर वर्क करेक्ट कर लूं कि 3 साल बाद, क्योंकि क्या होता है आप आज बैलेंस शीट साइन करें, फ्रॉड आज तो सामने आएगा ना, फ्रॉड आएगा सामने 5 साल बाद, तब सीए साहब से पूछा जाएगा भाई साहब 5 साल बाद आपने इसमें क्या देखा था। अब सीए साहब कहेंगे यार मैंने तो सुबह क्या खाया यही याद नहीं है। एग्जैक्टली। तो उन्हें याद तो आएगा नहीं, फिर वो जाएंगे वो फाइलें देखेंगे, वो जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो मतलब आप एक दिन एक्स्ट्रा लगा लो, बट डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी एक्यूरेट, जो हमारी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें एक छोटी सी वैसे आपको मैं एक कस्टमरी बात बता दूं कि जैसे मान लीजिए आज हमें ऑडिट, मान लीजिए मेरे को बैंक ऑडिट लॉट हुई, तो मैं ऐसे ही नहीं है कि अगले दिन से जाऊंगा शुरू कर दूंगा। सीए में एक रिवाज है, पहले मैं पुराने ऑडिटर के पास जाऊंगा, कहूंगा साहब आपने पिछली बार इसकी ऑडिट करी थी, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं ये ब्रांच कर लूं। अच्छा, वो अनुमति वो एक मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ कंडक्ट है, एक गाइडलाइंस है कि मुझे प्रीवियस ऑडिटर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। ये बड़ी अच्छी चीज है, मतलब किसी भी ऑडिट में, मतलब बैंक ऑडिट में मान लीजिए आज आपके सीए साहब हैं, आप कहोगे नहीं यार मैं तो ना नितिन शर्मा से ही काम कराऊंगा, तो भी मुझे आपके सीए पे जाना पड़ेगा जी सौरभ जी क्या ऑडिट मुझे करना है, तो आप अनुमति देंगे तब जाके मैं कर सकता हूँ। क्या हमारे से तो आप ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर एपिसोड। अगर आप सी एस्पिरेंट हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कहीं से भी इन्वॉल्व हैं तो ये बात सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नई बातें हैं, मेरे को आज तक नहीं पता थी, बट येस आज का ये एपिसोड करने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिली है। तो ऑफकोर्स आई कैन सेंस दैट कि अगर आप वहाँ बैठे हैं और ये पूरा एपिसोड आपने देखा है तो कितना मजा आया होगा आपको, कितनी नई चीज़ें आपको सुनने को मिली होंगी, कितनी नई चीज़ें आपने जानी होंगी। वेल इसी तरीके का कंटेंट अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप सीए नितिन शर्मा को भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो क्रिएटिंग वंडरफुल कंटेंट एंड अलॉन्ग विद दैट इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए गो हेड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन ऑन दी शो बिजनेस एंड मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड वॉचिंग दी शो बिजनेस। आई विल सी यू सून। चीयर्स, बाय।